हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्या सेतु, द ब्रिज ऑफ नॉलेज। हमने जो 12th केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने सॉल्यूशन का पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है। जिसने नहीं देखा वो इसी प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। आज हम सॉल्यूशन का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट भी है, जिसमें हम कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म को समझने से पहले कुछ की टर्म्स हैं जो अपन न्यूमेरिकल्स या फॉर्मूले वगैरह में यूज करेंगे। शॉर्ट फॉर्म में जो अपन फॉर्मूले बनाएंगे उसमें यूज करेंगे। जैसे सॉल्वेंट को अपन कैपिटल ए के साथ डिनोट करेंगे, है ना। सॉल्यूट को अपन कैपिटल बी के साथ डिनोट करेंगे। ऐसे ही मास को डब्ल्यू के साथ, मोलिकुलर मास मोलर मास को एम के साथ, नंबर ऑफ मोल्स को एन के साथ, मोल फ्रैक्शन को एक्स के साथ, वॉल्यूम को वी के साथ, है ना। अब जैसे मैंने लिख दिया डब्ल्यू सबस्क्रिप्ट ए, है ना, इस टाइप से। तो डब्ल्यू मतलब क्या हुआ अपना मास, ए मतलब हुआ सॉल्वेंट। तो ये डब्ल्यू ए मतलब क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरह आप मास ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपको जो फॉर्मूले वगैरह हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना और याद करने में आपको आसानी होगी। तो आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट अपन मेन टॉपिक पे आते हैं। अपने टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स, है ना। कंसंट्रेशन टर्म में अपन मेनली क्या पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, है ना। मतलब जो भी अपना सॉल्यूशन है उसमें अपना सॉल्यूट मेनली, है ना, वहाँ की सॉल्वेंट की बात करते हैं। सॉल्यूट भी अपन ने देखा था लास्ट लेक्चर में कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड, ये सब उसकी क्वालिटी बताते हैं। लेकिन आज अपन क्वांटिटेटिव पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव मतलब कि आपके सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी है ना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को अपन वेट बाय वेट भी बोलते हैं। मास परसेंटेज क्या होता है, आपके 100 ग्राम सॉल्यूशन में, है ना, 100 ग्राम सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का कितना मास है बाय परसेंट, उसको अपन क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज। इसको एक इस छोटे एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज मेरा सॉल्यूशन है जो वो 100 ग्राम है ना। इसमें दो चीजें हैं। इसमें दो चीजें मैंने बोला कि इसमें 10 ग्राम NaCl है ना, और 90 ग्राम वाटर। टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, 90 प्लस 10, 100 ग्राम, है ना। तो NaCl आपका कितना है, 100 का 10% करोगे तो 10 मिल जाएगा। मतलब NaCl अपना कितना है, 10% बाय वेट है। और वाटर कितना है, 90%, है ना। इसी को शो करते हैं जब अपन, तो अपना मास परसेंटेज कहलाता है। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन को भी वेट लेते हैं, मतलब मास लेते हैं, और कंपोनेंट का भी मास ही निकालते हैं। ठीक है। फॉर्मूला इजी है, मास परसेंटेज निकालना हो आपको किसी भी कंपोनेंट का, तो क्या कीजिए, ऊपर रखो मास ऑफ द कंपोनेंट, है ना, जो भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट है जिसका आपको मास परसेंटेज निकालना है, ऊपर उसका मास अपॉन में टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टोटल मास, और मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे आप आपके एग्जाम्स में नंबर वगैरह आते हैं तो आप परसेंटेज निकालते हैं, सेम मेथड में वही है ना। जो भी अपन ने फॉर्मूला डिस्कस किया, तो सॉरी एग्जाम्पल डिस्कस किया, वही है। 10% NaCl बेड बाय बेड मीन्स क्या होता है आपका, 10 ग्राम NaCl डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन तो पूरा 100 ग्राम है, उसमें 10 ग्राम NaCl। अब बाकी बचा हुआ क्या है, 90 ग्राम वाटर। वाटर कई बार क्या करते हैं, ये लोग देते नहीं है, तो अपन जब भी सॉल्वेंट अपन को दिया नहीं होगा तो सॉल्वेंट अपन क्या मानेंगे, वाटर, क्योंकि वाटर आपका क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, है ना। उस बात को याद रखना कि जब भी अपन को सॉल्वेंट नहीं दिया हो अपन वाटर मान के चलेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसी पे बेस्ड। जैसे इन्होंने बोला है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इन्होंने क्या बोला कि एक सॉल्यूशन बना है जिस सॉल्यूशन में आपका बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों मिक्स हैं, उनकी क्वांटिटी दी हुई है, तो आपको निकालना है कि बेंजीन का मास परसेंटेज कितना होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का मास परसेंटेज कितना होगा। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि इन दोनों में से सॉल्वेंट और सॉल्यूट कौन सा होगा, है ना। अपन पता है कि जो लार्जेस्ट अमाउंट में होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, सॉल्वेंट। तो अपन यहाँ पे अपना CCl4 क्या हो गया, सॉल्वेंट। बेंजीन स्मॉल अमाउंट में है 22 ग्राम, इसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट।
ठीक है। तो मतलब अपन को इन्होंने मास दे के रखे हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट के, है ना। सबसे पहले इनको क्या दे के रखा है, मास ऑफ बेंजीन 22 ग्राम, मास ऑफ CCl4 122 ग्राम। अच्छा, सॉल्यूशन का मास कितना होगा, जब दो कंपोनेंट आपस में मिल रहे हैं तो उन दोनों का सम कर देंगे तो सॉल्यूशन का मास निकल जाएगा, है ना। तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना हुआ, 144 ग्राम। अब अपन पहले निकालते हैं मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मास परसेंटेज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ऊपर बेंजीन का मास, है ना, अपॉन में टोटल मास। बेंजीन का मास कितना है आपका 22, टोटल मास कितना है 144, है ना। इस टाइप से रख के अपन बेंजीन का मास परसेंटेज निकालेंगे, कितना आएगा 15.28%, है ना। आंसर जो भी आएंगे यहाँ पे आपके अप्रोक्स में ही आएंगे, तो थोड़ा अपन एडजस्ट करते चलेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट अब अपन निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। सेम फॉर्मूला, ऊपर रखेंगे अपन मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड अपॉन में टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उसका मास कितना दिया हुआ है 122, है ना। और पूरे सॉल्यूशन का टोटल मास कितना है 144। इसको रखोगे आप, आपका आंसर आएगा 84.72%, है ना। लेकिन इसको अपन एक तरीके से और निकाल सकते हैं, जैसे हमें पता है पूरे सॉल्यूशन का जो मास होता है वो तो 100 है ना, मतलब पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम है, सॉल्यूशन का परसेंटेज भी कितना होगा 100, है ना। 100 में से 15.28% तो बेंजीन हो गया, तो बाकी रेस्ट ऑफ द क्या बचा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आप इसको 100 माइनस 15.28 करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं अपन वॉल्यूम परसेंटेज पे, है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सेम मास की तरह ही है, यहाँ पे अपन वॉल्यूम का यूज करेंगे। इसमें क्या होता है, जो भी अपना सॉल्यूशन है उसके 100 पार्ट्स में, सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स में, जैसे 100 पार्ट्स मतलब क्या हो गया, 100 ml हो गया, या सेंटीमीटर क्यूब हो गया, है ना। लीटर में भी दिया हो तो लीटर में भी निकाल सकते हैं, डेसीमीटर में दिया हो तो डेसीमीटर में भी निकाल सकते हैं। मेन क्या है यहाँ पे, जो आपका सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम लेंगे अपन, कि 100 पार्ट्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में के कंपोनेंट का कितना वॉल्यूम है बाय परसेंट। सेम मास की तरह ही है ना। फॉर्मूला भी इसका सेम ही है ना, फॉर्मूला भी सेम है, कि किसी भी कंपोनेंट का अपन को वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो ऊपर अपन क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दिया है इसमें कि 10% एथेनॉल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मींस, है ना, 10% एथेनॉल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मींस क्या होगा, तो हमारा पूरा सॉल्यूशन तो कितना होगा 100 ml, है ना। इसका जब अपन 10% निकालेंगे तो 10% कितना आएगा 100 का, 10 ml, मतलब हमारे सॉल्यूशन में 10 ml तो क्या होगा एथेनॉल, बाकी रेस्ट ऑफ द 90%, है ना, या 90 ml वो क्या होगा अपना वाटर, ठीक है। जब कुछ नहीं दिया मतलब वाटर, क्योंकि ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ना बनते हुए ये अदर टर्म्स में, जैसे मोलरिटी है या आपके मोल फ्रैक्शन है, मोलरिटी है, वहां पे आपको इस टाइप के कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जैसे आगे आने वाले भी। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, है ना। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ये काफी यूजफुल होता है ना, काफी यूजफुल है ये। आपको कहाँ देखने को मिलेगा मेनली, जो आप डॉक्टर वगैरह के पास जाते हो, डॉक्टर आपको ग्लूकोज वगैरह की बोतल लगाता है, आपने यदि याद किया हो तो, है ना, ग्लूकोज या सेलाइन बोतल लगाता है ना। तो उसमें क्या होता है, आपकी जो बोतल होती है उसमें मेनली होता है वाटर, है ना। वाटर के अंदर ही आपका ग्लूकोज डिजोल्व होगा, या वाटर के अंदर सलाइन मतलब सॉल्ट डिजोल्व होगा तो सलाइन वाटर बन जाता है। तो यहाँ पे जो अपनी मेडिसिन वगैरह है या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वगैरह है, वहां पे इसका यूज किया जाता है इस टर्म का। कभी देखना जो आपकी ग्लूकोज की बोतल या सलाइन बोतल लगाता है डॉक्टर, तो उसमें जो उसका कंपोजिशन दिया होता है वो वेट बाय वॉल्यूम में ही दिया होता है ना। ये है मास ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पार्ट्स पर मिलियन, ppm, है ना। इसका यूज असल में अपन कहाँ करते हैं, जब अपना सॉल्यूट जो होता है बहुत ही माइन्यूट अमाउंट, बहुत स्मॉल अमाउंट में आपके सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, तो उस टाइम अपन इसको ppm में प्रेजेंट करते हैं। जैसे कभी आपने सुना हो, जो अपना सी या ओशियन जो होते हैं, है ना, सी या ओशियन होते हैं,
इसकी जब अपन सैलिनिटी की बात कर रहे होते हैं ना, सैलिनिटी मतलब क्या है, ओशियन के अंदर कितना सॉल्ट है। जब सैलिनिटी निकालते हैं ना, तो वो हमेशा अपन पीपीएम में ही निकालेंगे, है ना। पीपीएम क्या बोलता है कि 1 मिलियन पार्ट में, 1 मिलियन पार्ट मतलब 10⁶, है ना, मतलब 10 लाख, 10 लाख पार्ट्स में, 10 लाख पार्ट में आपके सॉल्यूट का पार्ट कितना है, 10 लाख पार्ट में आपके सॉल्यूट का पार्ट कितना है, वो का क्या है, टीपीएम। ठीक है, ध्यान रखना, इसको अपन यूज कहाँ करते हैं, जहां अपना जो सॉल्यूट है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी काफी इजी है, बट कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। जैसे पीपीएम निकालना है किसी भी कंपोनेंट का, सपोज ए कंपोनेंट को अपन पीपीएम निकाल रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो अपन ऊपर क्या रखेंगे, मास ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन में टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। ये वाली बात ध्यान रखने वाली है, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, 10⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अपन क्या निकाल रहे हैं, पर मिलियन पे, है ना। अभी तक अपन ने मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज में क्या देखा, पर 100 पार्ट्स में निकाल रहे थे तो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा था। यहाँ पे अपन पर मिलियन पार्ट्स में निकाल रहे थे, तो 10⁶ यानी 10 लाख, है ना, 10 लाख में निकालेंगे यहाँ पे। आप इसकी जगह पे वॉल्यूम का भी यूज कर सकते हो, सेम मास की जगह पे आप वॉल्यूम भी ले सकते हो, यदि आपको जो सॉल्यूशन वगैरह दिया है वो वॉल्यूम में दिया है ना, और उसके अंदर जो भी कंपोनेंट है वो भी वॉल्यूम में है, तो आप सेम फॉर्मूले को वॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं अपन मोल फ्रैक्शन के ऊपर। मोल फ्रैक्शन काफी यूजफुल है, आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह में काफी बार पूछे जाते हैं इसके बेस्ड। तो जो भी अपना मोल फ्रैक्शन हो, मोल फ्रैक्शन अपना असल में होता क्या है, रेशियो, है ना। मोल फ्रैक्शन असल में होता क्या है, रेशियो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। आपके सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है, सपोज मेरे सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट हैं, ए और बी, है ना, ए और बी, ए के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स, और बी के 3 मोल्स, है ना, बी के 3 मोल्स हैं, ए के 2 मोल्स हैं, तो पूरे सॉल्यूशन के कितने मोल्स हुए, 5 मोल। तो मोल फ्रैक्शन यही बताता है, जैसे मैं बोलूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, है ना, अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो 2/5 क्या होगा आपका, एक्स ए, है ना। यदि मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालूं से दूसरे कंपोनेंट का, यहाँ पे क्या होगा, बी के कितने हैं, 3 मोल्स, टोटल मोल्स कितने हैं, 5, तो 3/5। फॉर्मूला भी इजी है इसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट क्या होता है, ऊपर रखो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट के आप निकाल रहे हो, और में टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। जैसे मोल फ्रैक्शन को अपन एक्स से डिनोट करते हैं, यदि एक्स में मैंने सबस्क्रिप्ट में ए लिख दिया, हमें पता है ए मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट, सबस्क्रिप्ट में बी लिख दिया मतलब सॉल्यूट, है ना। सबस्क्रिप्ट में ए और सबस्क्रिप्ट में बी लिख दिया तो सॉल्वेंट सॉल्यूट हो जाते हैं। सपोज मैंने एक सॉल्यूशन लिया जिसमें ए और बी है ना, ए आपका सॉल्वेंट है, बी सॉल्यूट है, और मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, ए का, तो मैं ऊपर क्या रखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को अपन क्या लिख सकते हैं, एन ए, ना, अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन क्या होंगे, ए और बी के दोनों के मोल्स, ए के मोल्स प्लस बी के मोल्स, तो ये हो गया क्या अपना मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सेम वे में आप एक्स बी भी निकाल सकते हैं, एक्स बी में क्या हो जाएगा, मेनली नीचे तो आपका सेम रहेगा, है ना, एन ए प्लस एन बी, बस ऊपर चेंज हो जाएगा एन बी, याद रहेगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपके सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं, है ना, आपके सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं, उन सभी का मोल फ्रैक्शन जो आएगा उसका सम हमेशा इक्वल्स टू 1 होगा। जैसे अभी अपन ने लिया था, हमारे पास ए और बी दो कंपोनेंट थे, तो एक्स ए प्लस एक्स बी करेंगे, ये इक्वल्स टू 1 होगा। अब यदि आपके 3 कंपोनेंट हो जाए, तो ए बी सी, तो आप क्या करोगे, एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स सी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इक्वल्स टू 1। मतलब याद रखने वाली बात क्या है, सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सबका मोल फ्रैक्शन आप सम करोगे 1 से ऊपर नहीं आएगा, 1 ही होता है।
मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 ही होता है। जैसे यहाँ पे मेनली अपन को बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, तो अपन उसी हिसाब से बनाया अपना एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1। इसको अपन आगे कई बार यूज करेंगे, तो और इससे न्यूमेरिकल्स भी इजी हो जाते हैं, अपन को ज्यादा बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं करने पड़ते। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। और जैसा अपन ने अभी देखा था कि अपन मास परसेंटेज पढ़ के आया, तो इसमें मास परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा, साथ में मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा। इन्होंने क्या बोला है, आपको इथाइलिन ग्लाइकोल का मोस्ट मोल परसेंटेज निकालना है। यदि सॉल्यूशन में 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हो बाय मास, मतलब एक सॉल्यूशन होगा, है ना, सॉल्यूशन में 20% बाय मास इथाइलिन ग्लाइकोल होगा, उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। अपन को पता है कि जब बाय मास निकालते हैं, तो हमें सॉल्यूशन का जो मास है उन्होंने मान लिया कि 100 ग्राम होगा। तो इसका 20% जब निकालेंगे, 20% जब निकालेंगे कितना आएगा, 20 ग्राम। 20 ग्राम आपका क्या हो गया, आपका इथाइलिन ग्लाइकोल। क्योंकि बचा हुआ 80% है ना, 80% कितना, 80 ग्राम, ये क्या होगा अपना वाटर H2O, है ना, हमें पता चल गया। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। जैसे अपन ने माना मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, 100 ग्राम, है ना, इसका 20%, है ना, इसका 20% जो है आपका इथाइलिन ग्लाइकोल है, मतलब कि 20 ग्राम, है ना, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट 80 ग्राम वाटर। अब याद रखना कि आपका जो इथाइलिन है वो स्मॉल अमाउंट में है। इथाइलिन आपका क्या होगा, सॉल्यूट, वाटर आपका सॉल्वेंट। तो ये आपको दिए क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट उसको चलते हैं मोलर मास, है ना। मोलर मास कैसे निकालते हैं, जैसे इथाइलिन का निकालते हैं अपन। इथाइलिन में कार्बन कितने हैं, 2, है ना। एक कार्बन का मास कितना होता है, 12, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 6। एक कार्बन का कितना, सॉरी, एक हाइड्रोजन कितना होता है, 1, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 2। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, है ना। ये हो गया 24 प्लस 6 प्लस 32, है ना। इसको आप सम करोगे कितना आएगा, 62। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास कितना आया, 62 ग्राम पर मोल, है ना। इसी तरह आप वाटर का भी निकाल सकते हैं। 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2, एंड एक ऑक्सीजन है तो प्लस 16, 18। अब वाटर का याद भी रखना, है ना, वाटर का याद भी रखना। कई बार क्या करते हैं, ये डायरेक्ट वाटर का पूछ भी लेते हैं ऐसे। तो अपन को मेन चीज निकालनी क्या थी, मोल फ्रैक्शन, है ना। बट हमें पता है मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होते हैं, मोल्स, है ना। तो पहले अपन को मोल्स निकालने पड़ेंगे, एथाइलिन ग्लाइकोल के भी मोल्स निकालने पड़ेंगे, वाटर के भी मोल्स निकालने होंगे। तो मोल्स निकालते कैसे हैं, मोल्स के लिए फॉर्मूला इजी है, मास अपॉन मोलर मास, है ना। जिस किसी भी कंपोनेंट के आपको मोल्स निकालने हैं, ऊपर उसका मास रखो, अपॉन में मोलर मास। जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल का अपन को निकालना है, इथाइलिन ग्लाइकोल का जो मास है वो कितना दिया है, 20 ग्राम, मोलर मास कितना है, 62 ग्राम, है। इससे अपन इसके मोल्स निकाल सकते हैं 0.322 मोल, है। इसी तरह अपन वाटर के भी मोल्स निकाल सकते हैं, 80/18, है ना। 80 क्या है उसका मास, 18 क्या है मोलर मास। ठीक है, अब अपन को मोल्स मिल गए, तो अब अपन क्या करेंगे, इनके मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल निकालेंगे, तो इथाइलिन ग्लाइकोल अपना क्या है, सॉल्यूट, तो इसको XB से डिनोट किया है मैंने, है ना। तो ऊपर क्या रखेंगे अपन, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, है ना, अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल मोल्स क्या होंगे, आपके वाटर और इथाइलिन का सम, है ना। टोटल मोल से ही होंगे, सॉल्यूशन में क्या है, 2 कंपोनेंट है। तो आपके मोल्स कितने दिए इथाइलिन ग्लाइकोल के, 0.322 मोल, है ना। पूरे सॉल्यूशन के मोल्स कितने आएंगे, इन दोनों को सम कर देंगे अपन। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 0.067, है ना। याद रखना, मोल फ्रैक्शन जो है वो यूनिट लेस क्वांटिटी है, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये रेशियो फॉर्म में है। ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, यूनिट लेस क्वांटिटी है मोल, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अभी तक तो इन्होंने अपन से पूछा था मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। यदि ये अपन से पूछते कि आप मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी बताओ, है ना, तो अपन क्या करेंगे, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, इसका यूज करेंगे, है ना। अपन ने देखो एक्स भी तो निकाल लिया, हमें क्या निकालना है, एक्स ए। तो एक्स ए इक्वल्स टू, एक्स बी को इस साइड भेज दो, 1 -
एक्स बी की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से अपन एक्स ए भी निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं 1 - करके। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है आपका मोलारिटी, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, वो इसी पे बेस्ड होता है। मोलारिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हैं, वो क्या है आपकी मोलारिटी, है ना। 1 लीटर सॉल्यूशन में मेनली 1 लीटर लेके चलते हैं अपन इसको। 1 लीटर मतलब 1 लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन है आपका, तो उसमें सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, मोलारिटी। मोलारिटी को अपन कैपिटल एम के साथ डिनोट करते हैं, है ना। इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, है ना। अभी ये मोल पर लीटर कैसे होती है वो अभी अपन फॉर्मूले में देखेंगे, है ना। ध्यान देने वाली बात क्या है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इसको भी अपन फॉर्मूले में समझते हैं, है ना। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, 1 लीटर सॉल्यूशन में, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब देखो इसकी यूनिट कैसे निकली, आपके सॉल्यूट का क्या लेना है, मोल्स, है ना, और वॉल्यूम इन लीटर, तो इसकी यूनिट क्या बन गई, मोल पर लीटर बोलो इसको, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, दूसरा ये टेम्परेचर पर डिपेंड क्यों करता है, जैसे आप नीचे देख रहे होंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लिया है ना। वॉल्यूम, वॉल्यूम आप समझते हो क्या है ना, एरिया ऑक्यूपाई, ना कितना कोई सब्सटेंस कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, वो ये उसका क्या है, वॉल्यूम, है ना। तो हमें पता है वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपकी मोलारिटी कम हो जाएगी, आपकी मोलारिटी कम हो जाएगी। हाँ, तो जो आपकी मोलारिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मोलारिटी को अपन कैपिटल एम के साथ लिख सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट को अपन क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को एन बी, है ना, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, बी मतलब सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अपन में क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, वी इन लीटर, है ना। ध्यान रखना यहाँ लीटर काफी इंपॉर्टेंट है। तो अपन इसको और भी शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, क्योंकि ज्यादातर ये जब भी न्यूमेरिकल्स आपको देते हैं उसमें मोल्स वगैरह नहीं देते, वो देते हैं आपको मास, है ना। तो आपको पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे, है ना। तो अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला ये ऐसा बनाते हैं जिसमें एक साथ सब हो जाए, है ना। जैसे हमें पता है मोल्स कैसे निकालते हैं अपन, मास अपन मोलर मास करके, तो किसके मोल्स निकालने हैं, बी मतलब है सॉल्यूट, है ना। तो ऊपर रखो सॉल्यूट का मास, नीचे सॉल्यूट का मोलर मास, तो एन बी इक्वल्स टू क्या है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, है ना। इस फॉर्मूले को यूज करके अपन क्या निकाल सकते हैं आसानी से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इस एन बी की वैल्यू अपन यहाँ रखते हैं, जब हम एन बी की वैल्यू वहां रखेंगे क्या आएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। साथ में अपन क्या करेंगे, जब भी वॉल्यूशन दे वॉल्यूम वगैरह देते हैं क्वेश्चन में, तो ज्यादातर टाइम ये वॉल्यूम देते हैं किसमें, मिली लीटर में, है ना। उसको अपन को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है ना। तो आप क्या करेंगे, मतलब फॉर्मूले में ही इसको मिलीलीटर कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, है ना। इससे क्या हो गया, हमने फॉर्मूला ही ऐसा बना लिया जो डायरेक्ट फिट होगा, है ना। एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। इन्होंने क्या बोला, 450 ml सॉल्यूशन है, इसमें 5 ग्राम NaOH डिसॉल्व है, तो आपको इसकी मोलरिटी निकालनी है। तो मोलरिटी का आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले के हिसाब से पहले अपन देखते हैं क्या क्या दिया है। क्या इन्होंने वॉल्यूम दिया है, यस हमारे पास वॉल्यूम है। क्या उन्होंने मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, यस हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट भी है। क्या इन्होंने मोलर मास दिया है, वो अपन इससे निकाल सकते हैं। सोडियम का क्या होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, है ना। इस टाइप से अपन निकाल सकते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। जैसे इन्होंने हमें देकर रखा क्या, मास ऑफ सॉल्यूट NaOH 5 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 450 ml, मोलर मास NaOH का मोलर मास 23 + 16 + 1 इक्वल्स टू 40 ग्राम पर मोल, है ना।
तो बस फॉर्मूले में अपन को वैल्यू रखना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, ये जो ऊपर दिया था। अब फॉर्मूले में अपन, अब देखो यहाँ पे इजी क्या बढ़ गया, यहाँ पे आपको वॉल्यूम एमएल में दिया तो अपन को कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, है ना। दूसरा है ना, इन्होंने अपन को मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, मोलर मास, मतलब एक तरह से फॉर्मूला दिया है तो मोलर मास भी दिया है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए, तो अपन को अलग से नहीं निकालना पड़ा, एक ही फॉर्मूले में अपन ने सब रखा, अपना डायरेक्ट आंसर आया मोलारिटी पे, है ना। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे जब भी आंसर आएगा, आप आंसर के पीछे या तो कैपिटल एम लिखो, या तो कैपिटल एम लिखो, या उसकी यूनिट लिख दो मोल पर लीटर, या मोल लीटर इनवर्स भी लिख सकते हो, है ना। ये हमेशा याद रखना जब भी न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करो, जिस भी क्वांटिटी वगैरह, जिस भी क्वांटिटी की आपकी यूनिट वगैरह दी हो तो उसकी यूनिट हमेशा लिखना है ना। ध्यान रखना मोल फ्रैक्शन की नहीं होती कोई यूनिट, नहीं वहां लिख के आ जाओ। नेक्स्ट अब आते हैं अपन मोलालिटी के ऊपर, है ना। दोनों बहुत क्लोज हैं, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस भी है दोनों में। मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने नंबर है। अब कंफ्यूज मत होना मोलरिटी और मोलालिटी में। मोलारिटी में अपन ने देखा था कैपिटल एम वाला, इसमें अपन ने क्या देखा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे मोलालिटी में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, है ना। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल हैं तो वो मोलालिटी हो गई, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के तो वो मोलालिटी हो गई, है ना। इसको अपन स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी। ये ध्यान देने वाली बात है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, है ना। अब ये कैसे, वो अभी अपन फॉर्मूले के साथ समझेंगे, ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड नहीं करता। तो मोलारिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। देखना इसकी यूनिट निकालते हैं, ऊपर क्या है आपके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी अपॉन में केजी, है ना। यूनिट क्या हो गई, मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स, ठीक है। दूसरा, कौन में इसका मास दिया हुआ, मास में निकालते हैं अपन, है ना। हमें पता है मास जो हमारा वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, है ना। मतलब अपन जो टेम्परेचर वगैरह बढ़ाएंगे कम करेंगे, इस पे कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, है ना। जब मास पे कोई इफेक्ट नहीं मिलता तो मोलालिटी पे भी नहीं पड़ता, मोलारिटी पे होता है क्योंकि वहां पे अपन वॉल्यूम लेते हैं, है ना। कई बार ये डिफरेंस पूछा जाता है दोनों को, ठीक है। तो इसको भी अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, मोलालिटी मतलब स्मॉल एम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब एन बी, है ना। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, डब्ल्यू ए इन केजी। सेम एन बी को अपन मास अपॉन मोलर मास के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, इसकी वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला, बस यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे क्या होता है डब्ल्यू ए। अभी अपन मोलर रेटी पढ़ गया, उसमें क्या था, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और इसमें था वॉल्यूम इन मिलीलीटर, और अपन ने 1000 का मल्टीप्लाई किया था, है ना। यहाँ पे अपन ने क्या किया है कि अपना डब्ल्यू ए है वो किस में था, किलोग्राम में, तो हमने इसको ग्राम में कर दिया, तो अपन ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो ये भी क्या है, डायरेक्ट यूज के लिए अपना फॉर्मूला रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। इन्होंने क्या बोला, 75 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर आपका 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड डिसॉल्व है, तो उसकी अपन क्या निकाल लिया, मोलालिटी, है ना। पहले तो पता करो इसमें सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट कौन है, ये तो अब आने लगा होगा, लार्जेस्ट अमाउंट वाला सॉल्वेंट, स्मॉल अमाउंट वाला सॉल्यूट, ठीक है। मतलब ये जो आपको 75 ग्राम दिया है वो क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और 2.5 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। एथेनोइक एसिड जो है आपका, एथेनोइक एसिड का आप मोलर मास निकाल सकते हो आसानी से, मोलर मास क्या मतलब एम बी, है ना। इनको सम करेंगे अपन सबका निकाल के तो एम बी निकाल सकते हैं, बस अपना हो गया सॉल्व। जैसे इन्होंने क्या देख के रखा है आपको, डब्ल्यू बी 2.5 ग्राम, है ना, डब्ल्यू ए 75 ग्राम, मोलर मास अपन यहाँ से निकाल लेंगे, 2 कार्बन है,
2 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है, सम करेंगे सबका कितना आएगा 60। अब बस अपन को यही चाहिए था, वैल्यू रखो, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर कितना आएगा 0.55। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, स्मॉल एम यूज करते हैं, है ना। मोलरिटी में अपन करते हैं कैपिटल, यहाँ पे करते हैं अपन स्मॉल, ठीक है। या अपन मोल पर केजी यूनिट इसकी जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, है ना। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसका बताएंगे क्या आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बोला है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। इन्होंने क्या बोला, एक सॉल्यूशन है कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, जिसमें 30% बाय मास आपका बेंजीन है, ठीक है। उसका अपन क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले अपन को टोटल मास पता नहीं है ना, तो अपन ने माना कि टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा 100 ग्राम, ठीक है। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा 100 ग्राम। 100 ग्राम का 30% आपका बेंजीन है, 100 ग्राम का 30% आपका बेंजीन है, बाकी 70% क्या होगा फिर, 70% आपका क्या होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब मास निकालते हैं अपन, 100 ग्राम का 30% कितना आएगा 30 ग्राम, और रेस्ट ऑफ द 70 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड। मोलर मास भी इजी है, मोलर मास भी इजी आपको याद भी होना चाहिए, ऐसे बेंजीन वगैरह है जो वाटर है, तो बेंजीन का मोलर मास कितना होता है 78 ग्राम पर मोल, और कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना होगा 154 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब अपन को दोनों के सॉल्यूट सॉल्वेंट जो है अपने बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनके मास मोलर मास पता चल गए, तो अपन इसके मोल्स भी निकाल सकते हैं, है ना। मोल्स भी निकाल सकते हैं, मतलब मास अपन मोलर मास करके, ठीक है। तो बेंजीन का जब मोल्स निकालेंगे तो मास कितना है 30, मोलर मास कितना है 78, है ना। इससे मोल्स कितने आएंगे 0.384। सेम आप कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल्स भी निकाल सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल्स कितने आएंगे आपके 0.454, ठीक है। अपन को मोल्स मिल गया, अब अपन क्या निकाल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, जो अपना बेंजीन है मतलब सॉल्यूट है XB, इसके मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो ऊपर क्या रखेंगे अपन, बेंजीन के मोल अपॉन में टोटल मोल, है ना। बेंजीन के मोल कितने हैं 0.384, और टोटल मोल क्या होंगे दोनों का सम, कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल और बेंजीन के मोल का सम। आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 0.458, है ना। याद रखना यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो हमें बेंजीन के मोल फ्रैक्शन तो मिल गया, लेकिन यदि ये अपन से पूछते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के भी बताओ, है ना, यदि ये अपन से पूछते कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल फ्रैक्शन ही बताओ, तो हमें पता है क्या यूज करना है, XA प्लस XB इक्वल्स टू, ठीक है। आज हमने कंसंट्रेशन समझ समझ लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है सॉल्युबिलिटी और हेनरीज लॉ, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें।